Good morning, students. Today in social science we will study political science chapter 2 फेडरलिज्म. पिछली बार हमने इसी फेडरलिज्म में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. हमने देखा था लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, हमने भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया और लैंग्वेज पॉलिसी बनाई, जो कि हमने 40% जो हिंदी भाषी लोग थे उनको भी प्रेफरेंस दिया. हिंदी को औपचारिक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, क्योंकि बहुत सारे नॉन हिंदी स्टेट्स थे. उनके अकॉर्डिंग हमने दोनों को प्रेफरेंस दिया. यहाँ तक कि 65 में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया था कि इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं ख़त्म हो जाएगा, वो भी हमने कंटिन्यू रखा, क्योंकि तमिल स्टेट्स जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनकी डिमांड के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया. तो ये क्या था, हमारी लीनियंसी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की. इन पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आई. अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस. सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरह से इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने में हेल्प कर रहा है. हमने पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट का या फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. जो पावर है वो दोनों गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में शेयर की जाती है, और इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. हर एक की पावर उनका ज्यूरिडिक्शन क्लियरली डिफाइंड है. लेकिन रियल प्रैक्टिस में सेंट्रल और स्टेट के क्या रिलेशंस होते हैं, वो फेडरलिज्म के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से सचमुच में ये प्रैक्टिस में आता है फेडरलिज्म, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो हैं किस तरह से इसकी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिकलिटी में कि सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं वो फेडरलिज्म में किस तरह से स्ट्रेंथन करते हैं फेडरलिज्म को. देखिए, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स. देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें अरेंजमेंट दे दिया कि ये जो पावर शेयरिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड होगी, लेकिन ये चीज़ रियल लाइफ में किस बात पे डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि जो रूलिंग पार्टी है और उसके जो लीडर्स हैं वो इस अरेंजमेंट को किस तरह से फॉलो करते हैं. फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक ऐसा हुआ कि सेम पार्टी सेंटर में भी होती थी और अधिकांश स्टेट्स में भी होती थी. दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स. इसकी वजह से क्या हुआ, जब सेम गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी और स्टेट में भी, तो बहुत सारे स्टेट्स के पास जो एज ए ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट, एक स्वतंत्र फेडरल यूनिट के रूप में जो उसके अधिकार थे वो एक्सरसाइज ही नहीं कर पाए, वो उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे. एज एंड वैन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइज टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट्स. और जब कभी ऐसा होता था कि सेंट्रल रूलिंग पार्टी जो है सेंट्रल की उससे डिफरेंट है स्टेट्स में, स्टेट में गवर्नमेंट अलग है और सेंट्रल की अलग है, तो क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश क्या करती थी, स्टेट की पावर को कम करने की, उसको प्रेशराइज करने की, कम करने की कोशिश करती थी. इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज. होता क्या था कि उन दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करती थी. काय के लिए, जो आपके विरोधी पार्टी जो स्टेट गवर्नमेंट में है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चाहे तो डिसमिस करने की कोशिश करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती थी. का मिसयूज़ करके वो क्या कोशिश क्या करती थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राइवल पार्टी की है, उस पर अपना कंट्रोल करे या फिर उसको डिसमिस कर दे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और ये तो फेडरलिज्म की स्पिरिट के अगेंस्ट था.
ऑल दीज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 और 1990 तक ये सब चला। उसके बाद से ये इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी 1990 के बाद बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई। दिस वाज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ ईरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। और ये एक युग था जिस समय कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई सेंटर में। ये कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? सी इन द ग्लॉसरी इट इज सीन, कोएलिशन गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसी गवर्नमेंट बनती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। यूजुअली पार्टनर्स इन ए कोएलिशन फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। इसमें ये जो पार्टनर्स होते थे वो मिलकर के एक कोएलिशन अपना एक ग्रुप बना लेते थे, उनकी पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से एक अलायंस हो जाती थी, उनकी संधि हो जाती थी और एक कॉमन प्रोग्राम को वो अडॉप्ट कर लेते थे। इसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में मिल करके गवर्नमेंट रन करती हैं। ये एक नया युग शुरू हुआ कोएलिशन गवर्नमेंट का एट द सेंटर। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ऐसा हुआ है। सी आपको ये दिखाया जा रहा है कि कोएलिशन इस पिक्चर में दिखाया गया है सेकंड वाले में। हियर आर 2 कार्टून्स शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट के क्या रिलेशंस थे, देखिए फर्स्ट जो पिक्चर दिख रही है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो पावर, उसके लिए जो स्टेट्स थे उससे पावर मांग रहे होते थे, उनसे गुजारिश करते थे हमें पावर दे दो, नहीं तो सेंटर अपना कंट्रोल करती थी, अपनी उसका मिसयूज़ करती थी। लेकिन बाद में जब कोएलिशन गवर्नमेंट आई तब क्या हुआ, शुड द स्टेट गो टू द सेंटर फॉर बेगिंग बाउल, अपने बेगिंग बाउल लेकर के जाते थे, नहीं। हाउ कैन द लीडर ऑफ ए कोएलिशन कीप द पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। और किस तरह से जो कोएलिशन गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स होते थे वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते थे। देखिए आपको ये चित्र में दिखाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, उनकी सरकार बनी और किस तरह से उन्होंने बड़ी मुश्किलों से कोएलिशन गवर्नमेंट को चलाया। तो इस समय क्या हुआ, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, इसमें कोई एक सिंगल पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विथ मेनी पार्टीज। उनको क्या करना पड़ता था बाकी पार्टीज से जो कि रीजनल थी, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। अपने सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको अलायंस करना पड़ता था कई पार्टियों से, इवन कई रीजनल पार्टीज से भी करना पड़ता था। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, अब सेंटर की जो मोनोपोली थी वो कम होने लग गई और एक नया कल्चर डेवलप हुआ जिसमें पावर शेयर की जा रही लगी और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा ऑटोनोमस हो गए। Now this trend was supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in a arbitrary manner। अब इसी तरह से कई सारे जजमेंट हुए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ जजमेंट हुए जिनसे ये बहुत मुश्किल हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तानाशाही करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को जो डिसमिस कर देती थी वो अब नहीं कर सकती थी। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन उपयोग में आने के बाद से ये जो फेडरल गवर्नमेंट थी आज की डेट में ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि पहले के टाइम में इतना इफेक्टिव नहीं थी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।